नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अप्रैल 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये रहा 5%। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया अगले साल के लिए यानी 2020-21 अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पहली और दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। और 2021-22 में जीडीपी में 10.5% के ग्रोथ का अनुमान व्यक्त किया गया है। 7 अप्रैल 2021 को आरबीआई द्वारा पेश की गई वित्त वर्ष 2020-21 की पहली मौद्रिक नीति में बैंक रेट कितना रखा गया है? व्हाट इज द बैंक रेट फिक्स्ड इन द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 introduced by RBI on 7th April 2021? The right answer is option number C, 4.25%। तो देखिए, बैंक रेट क्या होता है? 3 रेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले भी 4.25% ही था और इस बार भी वही रखा गया है। दूसरी होती है रेपो रेट, जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसे 4% पर बरकरार रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे भी 3.35% पर बनाए रखा गया है। तस्वीर में आप देखेंगे रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस बताया गया है। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, जबकि ये होता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए। ये रेपो रेट ऑल बैंक्स और आरबीआई क्रेडिट्स पर दिया जाता है, जबकि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को ही दिया जाता है। और इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन बन गया है? द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन इन इंडिया इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। 30 मार्च को राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड, जो कि श्रीनगर जालिंदी का है, के सीसीआरएस निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। दिसंबर 2023 तक रेल मंत्रालय का ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है? हु वाज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है दिग्विजय सिंह जाला। ये 88 वर्ष के थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किए जाने के बाद वे 1982 से 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे। कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन किस देश द्वारा दर्ज कराई गई है? विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूस। इस टीकाकरण के बाद कम से कम 6 महीने तक पशुओं को इस टीके द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी। अब तक कार्निवैक जानवरों में कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र टीका है। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ्स की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के पीडीएफ्स मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 50 पीडीएफ होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 पीडीएफ होंगे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स
इसमें 14 PDF होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं 66वीं BPSC प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एम्पियन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। FC कोड, अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एम्पियन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना भी शुरू हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? द मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना 2021 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित शांतिर ओग्रो सेना 2021 यानी कि शांति का फ्रंट रनर सैन्य अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित इस अभ्यास में भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारतीय कुल 4 सेनाओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस अभ्यास के दौरान कई देशों के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर। भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी इज द इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, नई दिल्ली में। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सू वूक ने दिल्ली छावनी यानी दिल्ली कंटेनमेंट में संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। तस्वीर में आप देख ही सकते हैं। पार्क को 1950 से लेकर 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षा सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में फैले इस पार्क में कोरियाई शैली का एक प्रवेश द्वार, जॉगिंग ट्रैक, प्राकृतिक उद्यान और रंगभूमि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बीमारियों की निगरानी के लिए समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म IHIP प्रणाली अपनाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? इंडिया बिकेम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ डिजीजेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, भारत पहला देश बना है विश्व का ऐसा प्लेटफॉर्म जारी करने वाला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IHIP का शुभारंभ किया, जहां एक और पुराने कार्यक्रम के तहत केवल 18 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई थी, वहीं नए प्लेटफॉर्म में 33 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से रोगों के बारे में डिजिटल रूप में आंकड़े तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकोप की जांच संबंधी गतिविधियों की शुरुआत और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेगी। आदि कवि सारला दास, जिनकी 600वीं जयंती हाल ही में मनाई गई, का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? आदि कवि सारला दास हुज 600th birth anniversary was celebrated recently is associated with the literature of which language? The right answer is option number C, उड़िया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उड़ीसा के कटक जिले में 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। सारला दास पहले विद्वान थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ओडिया भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। इन्हें ओडिया भाषा के 3 प्रमुख ग्रंथों महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF की वार्षिक शिखर बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? Who will represent India in the World Cities Cultural Forum's Annual Summit 2021? The right answer is option number C, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। WCCF की स्थापना 2012 में लंदन में 8 शहरों के साथ
की गई थी। वर्तमान में इस फोरम में कुल 43 भागीदार सदस्य शहर शामिल हैं। राजधानी दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है, हालांकि अभी तक यह सदस्य शहरों का हिस्सा नहीं है। दिल्ली वर्ल्ड सिटीज कल्चरल रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी, जो शहरों की संस्कृति पर सबसे व्यापक वैश्विक डेटाबेस है। यह वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। फोर्ब्स ने विश्व भर में साल 2021 के लिए सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स हैज रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2021। हु इज फर्स्ट इन द लिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये है जेफ बेजोस, ये अमेजन के मालिक हैं। फोर्ब्स की 35वीं सूची के अनुसार इस साल विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति में $5 ट्रिलियन की बढ़त बनाई है और दुनिया भर के 2755 लोग इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और जेफ बेजोस लगातार चौथे साल सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इस लिस्ट में। इनकी कुल संपत्ति है $177 अरब US। दूसरे स्थान पर हैं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क $151 बिलियन के साथ। फोर्ब्स 2021 की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी की विश्व रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ मुकेश अंबानी, एशियाज रिचेस्ट पर्सन इन द फोर्ब्स 2021 एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दुनिया में ये 10वें स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी $84.5 अरब नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत के अमीर में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी हैं, जिनके पास $50.5 अरब की संपत्ति है और दुनिया में ओवरऑल ये 24वें नंबर पर हैं। भारत में तीसरा स्थान है शिव नाडर का। चौथे नंबर पे है राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के फाउंडर। 5वें स्थान पे उदय कोटक। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। की अनुमानित लागत रहेगी 423 करोड़ रुपये। ध्यान में रखिएगा कि 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कंजिक्यूटिव ODI विन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 4 अप्रैल को न्यूजीलैंड में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने वनडे में लगातार 22वीं जीत दर्ज की। इससे पहले लगातार सबसे ज़्यादा वनडे जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही पुरुष टीम के नाम था, जिसने 2003 में 21 मैच लगातार जीते थे। और आप देखेंगे तो 22 ही नहीं बल्कि बाकी दोनों मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने जीतकर अभी तक 24 लगातार जीत इन्होंने हासिल किया है। और जीत का सिलसिला 12 मार्च 2018 से शुरू हुआ था और 10 अप्रैल 2021 तक जारी है। हाल ही में चर्चा में रहा नॉन फंगिबल टोकन NFT क्या है? व्हाट इज द नॉन फंगिबल टोकन NFT विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो मुद्रा है। एक NFT एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन तकनीक के साथ बनाई गई प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र के साथ एनिमेशन, मैम, ट्वीट, आर्ट्स, ड्राइंग, फोटो, वीडियो या संगीत के तौर पर हो सकता है। भारत में ये व्यापक रूप से प्रचलित हो रही है। भारतीय प्रोग्रामर विघ्नेश सुंदर सेन ने एक डिजिटल आर्ट वर्क के लिए लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान NFT के माध्यम से किया है। और इससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा ट्विटर के CEO जैक डोर्सी का पहला ट्वीट, फर्स्ट ट्वीट था। क्या ट्वीट था? जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। तो इनका जो पहला ट्वीट था ये भी
बिक गया है नीलामी में एनएफटी के रूप में 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक में। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? द ग्लोबल जेंडर रेशियो रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर 140वें स्थान पर आ गया है। स्कोर रहा भारत का 0.625। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पे था और इस बार खिसक करके चला आया है 140वें स्थान पे। आइसलैंड एक बार फिर 0.892 के स्कोर के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है और सबसे बॉटम रैंक यानी 156वां रैंक मिला है अफगानिस्तान को। भारत सरकार ने नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है? हाउ मेनी करोड्स ऑफ नेपालीज रुपीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द तराई रीजन इन नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 800 करोड़ नेपाली रुपये। यह अनुदान एक समझौता ज्ञापन के तहत प्रदान किया गया है। इस समझौता ज्ञापन यानी MOU के तहत नेपाली सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपये की भारत सरकार की फंडिंग के तहत बनाई जाने वाली 10 प्राथमिकता वाली सड़कों की पहचान कर ली है। नेपाल में इस सड़क परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल सरकार द्वारा कार्यान्वयन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। यानी कि पैसे दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा, लेकिन इसका कार्यान्वयन किया जाएगा नेपाल सरकार के द्वारा। इस सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और ये पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख शहरों को भारत और नेपाल की सीमा से जोड़ती है। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के पास स्थित है? द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये दिल्ली NCR के पास है। अभयारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण दिल्ली रिज श्रेणी पर स्थित है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर का क्षेत्र एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया है। न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने SC मेहता मामले जो कि 1987 में था, दिल्ली सरकार को अपने आदेश के माध्यम से दिल्ली रिज के संरक्षण हेतु रिज प्रबंधन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। अब जाकर दिल्ली की खानों में अक्रिय अपशिष्ट के क्षेपण डंपिंग के प्रस्ताव की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह है केरल में। यह नेशनल पार्क जो भारत के केरल के पालक्काड जिले के मन्नारकाड में स्थित है, एक प्रमुख नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। न्यूज में क्यों है? भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा श्रब फ्रॉग की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। मेढक की ये नई प्रजातियां ट्री फ्रॉग परिवार राकोफोराइडे से संबंधित मानी जा रही है। इसमें से एक जो मेढक है उसका नाम है रोडचेटेस वेलिकन्नन। इसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में खोजा गया है। प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द प्रपोज्ड महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी जो राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। इसका क्षेत्र लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है और यह पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजम जिलों तक फैला हुआ है। पौधों की लगभग 1358 प्रजातियों के साथ महेंद्रगिरी में मौजूद समस्त वनस्पति उड़ीसा की 40% वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करती है। 5,569 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और अब ये दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू अचीव द ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है वियोला डेविस। अमेरिका का ट्रिपल क्राउन अमेरिकी मनोरंजन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है जो इन अभिनेताओं को वर्णन करता है जिन्होंने
3 प्रमुख अवार्ड जीते हैं, तीनों अलग अलग क्षेत्रों में। एकेडमी, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं फिल्म्स के लिए, एमी अवार्ड जिसे टेलीविज़न क्षेत्र में दिया जाता है, और टोनी अवार्ड्स जो कि थिएटर के लिए दिया जाता है। तो तीनों अवार्ड ये जीत गई हैं और इसीलिए ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं जिसने ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल किया है। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हजीरा पोर्ट विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31 मार्च को सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज हजीरा से दीव की दूरी 13 से 14 घंटे लगेंगे, जबकि रेल मार्ग से वेरावल तक जाने में लगभग इतना ही समय लग जाता है। वहीं सड़क मार्ग से जाने में लगभग 15.5 घंटे लगते हैं। इससे पहले हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स सेवा शुरू की गई थी। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रजनीकांत। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि तमिल अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2018 में यह सम्मान अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक नवीनतम रिपोर्ट भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में 2016 के बाद से लगभग कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल हुई है? अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ approximately what percentage since 2016? The right answer is option number B, लगभग 22%। नीति आयोग की रिपोर्ट ने दवाइयों, अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों, नए युग की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों और घरेलू स्वास्थ्य समाधानों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के कई अवसरों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है। देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 2017 से 2022 के बीच 27 लाख रोजगार सृजित करने की क्षमता व्यक्त की गई है, यानी कि हर एक साल 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। और 2022 में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। देश भर के लगभग 1500 गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने हेतु 100 दिन की ड्राइव शुरू की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है, द्वारा शुरू की गई संकल्प से सिद्धि ड्राइव एक गांव और डिजिटल कनेक्शन ड्राइव, जिसका उद्देश्य जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण परिवर्तन में सहायता करना है। 1 अप्रैल 2021 से यह शुरू किया गया है। इसमें सरकार की कुल 150 एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक एजेंसी 10-10 गांवों का दौरा करेगी। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स? यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ व्हाट परसेंटेज बाय 2030? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 35% तक। कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता जीडीपी की प्रति यूनिट उत्सर्जन की मात्रा को कहते हैं। भारत ने पहले ही अपनी उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 26% कम कर दिया है और 9% कम करना है। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीराम कॉलेज ऑफ बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार की वर्तमान में अभी एक योजना है जिसे कुछ वर्षों में 40 से 60 वाट के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदल दिया जाएगा।
किस राज्य सरकार ने सिंधु दुर्ग के अंबोली में एक मंदिर को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग a temple at Amboli in Sindhudurg as a biodiversity heritage site under the Biodiversity Act 2002. The right answer is option number D. महाराष्ट्र। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने मिरिस्टिका दलदल वनस्पति को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया है। बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति शिस्टूरा हिरण्यकेशी की भी खोज की थी। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के कितने वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? हाउ मेनी डिसेंडेंट्स ऑफ द फाइटर्स हु टुक पार्ट इन द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश हैव बीन अनाउंस्ड as part of the new Mukti Yodha scholarship scheme by the government of India? The right answer is option number D. 2000 हायर सेकेंडरी के 1000 छात्र और अंडर ग्रेजुएट श्रेणियों में से 1000 छात्र। तो इस प्रकार से 2000 छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य आगामी 5 वर्ष की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इस छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों यानी मुक्ति योद्धाओं के प्रत्यक्ष वंशजों को उच्च माध्यमिक श्रेणी में 20,000 टका जो कि बांग्लादेश की करेंसी है और स्नातक श्रेणी में 50,000 टके की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय सेना की सैन्य फार्म सेवा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। देश में पहला सैन्य फार्म किस शहर में स्थापित किया गया था? द मिलिट्री फार्म सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी has been formally discontinued. In which city was the first military farm in the country established at? The right answer is option number C. इलाहाबाद में पहला सैन्य फार्म 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में 30,000 मवेशियों के साथ 130 सैन्य फार्म बनाए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2017 में कई सुधारों की घोषणा की थी जिनमें सैन्य फार्म को बंद करना भी शामिल था। सैन्य फार्म ने 1 सदी से अधिक समय तक सैन्य समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ 3.5 करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति की थी और 1971 का युद्ध और कारगिल के युद्ध में इनकी सराहनीय भूमिका रही थी दूध की आपूर्ति सेनाओं को करने के लिए। अब ये क्यों बंद किया गया है? क्योंकि अब दूध मिलना काफ़ी आसान है, यानी इसके लिए अलग से फार्म की व्यवस्था सेना को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी प्रचुर मात्रा में दूध हर जगह पर भारत में उपलब्ध है, इसीलिए इसे बंद किया जा रहा है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण, यानी बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से जूझ रही है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। यह दिवस WHO के स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है और इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, डेट लिखनी है, यानी 1948 में कब इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।